Hey everyone, good morning, all of you. Welcome to Panikya Point. All good, all fine, everything fine, and you are doing great. So let's start. चलिए आज हम देखेंगे आज का कुछ टॉपिक है, कुछ न्यूज़ है, 4-5 टॉपिक है. सो चलिए देखते हैं. अब थोड़ा सा एग्ज़ाम के प्रति थोड़ा सा सीरियस होना, क्योंकि बहुत अब सारे एग्ज़ाम के वो टेंटेटिव कैलेंडर दिखा रहे हैं. डेज मतलब एग्ज़ाम का डे भी बहुत सारे एग्ज़ाम के डेज फिक्स हो गए, क्या इसी दिन लिए जाएंगे, तो थोड़ा सा पंक्चुअल होना होगा मुझे भी और आपको भी. सो चलिए इधर उधर की बातें को छोड़ के पहले हम देखते 3-4 टॉपिक है. पहला हमारा है न्यू स्टेच्यू ऑफ लेडी जस्टिस. वो जो देखते थे कोर्ट में ए ओमेन होल्डिंग एक हाथ में तलवार और एक हाथ में क्या कहते हैं तराजू और आँखों पे पट्टी. अब ये कॉन्सेप्ट बदल चुका है सच में. हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट बदल चुका, मतलब ब्लाइंड फोल्डेड जो वो काला पट्टी जो था उसको हटा दिया गया, और एक हाथ में तराजू जो था वो तो है ही, वो है ही, वो स्किल मेजरिंग वो है ही. एक हाथ में वो तलवार जो था सोर्ड, उसकी जगह कॉन्स्टिट्यूशन बुक दे दिया. देखिए मतलब चलिए हम देखते हैं कि ब्लाइंड फोल्ड का क्या मतलब था, या तलवार ही था तो उसका मतलब क्या था, और अब उसको हटाने से ये मतलब किस बेसिस पे हटाया गया, या अब के किस, जैसे ब्लाइंड फॉल्ट था उसको हटा दे ताकि मतलब अभी उसको हटाने के बाद ये उसका कहने का मतलब है कि लॉ अंधा नहीं है. और इसके हटा ऐसा नहीं है क्या कि वो चूँकि इंसान इसको इस कॉन्सेप्ट को इसको गलत कर दिया. ब्लाइंड फॉल्टेड मतलब ब्लाइंड फॉल्टेड इसलिए दिखा रहा था लेडी जस्टिस को, क्योंकि वो इसलिए कहा गया था कि वो आँखों पे पट्टी बांधी हुई है. उनका कहना है, या उस स्टेच्यू में कहना है कि वो गरीब हो अमीर हो सबको एक नज़र से देखती है, ये कहना था. लेकिन डे टू डे इंसान जो है इस चीज़ को मतलब बोलने लगा क्या कि इस चीज़ को नेगेटिव सेंस में, तो इसको हटाना थोड़ा सा ज़रूरी था. ब्लाइंड फॉल्ट रिमूव करके रिमूव कर दिया गया और कहा गया लॉ इज़ नॉट ब्लाइंड. अब दे दिया है कि कानून अंधी नहीं है. आई क्या दिखाता है, ओपन आई आँख खुला हुआ दिखाता है अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग. कहीं ना कहीं हमारे हम उस समय और अभी में हमारा हम मॉडर्न एरा में आ गए, वो भी 21st सेंचुरी में, जहाँ ए मतलब हर चीज़ एक हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम कुछ चीज़ें जिसमें हम पीछे भी जा रहे हैं, या तो उस वजह से ये क्या अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है. लेफ्ट हैंड में कॉन्स्टिट्यूशन है, वो दिखाता है जस्टिस जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू पर बेस्ड होता है. लेफ्ट हैंड में कॉन्स्टिट्यूशन दिखाया जिससे कि मतलब न्याय मिलेगा आपको कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से. अटायर इसका पहले यूरोप मतलब ब्रिटिश इरा का था, तो पहले दूसरा ड्रेस था. अब इंडियन साड़ी दिया जिससे कल्चर आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट होगा. और कॉलोनियल ट्रेडिशन को सेड करना है, मतलब उसको उतार फेंक के और फिर ब्रिटिश इरा ट्रेडिशन से हमको मूव करना है. कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में इंश्योर करता है कि सबको फेयरनेस और इक्वलिटी के साथ न्याय मिलेगा ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल पर. राइट हैंड में क्या स्किल्स, वो मेजरिंग स्किल्स तराजू दिखाता है. वो बैलेंस ऑफ जस्टिस, मतलब बैलेंस ऑफ जस्टिस कहने का मतलब जो भी अगर दोनों तरफ के वक्तव्य को सुना जाएगा, दोनों तरफ के सुना जाएगा, और फिर उससे फिर देखा जाएगा कि किसका नहीं होता है कि किसका पल्ला भारी हो. इस तरीके से इसमें दिखाया जाएगा कि कोर्ट के वेट और मतलब आपके फैक्ट और आर्गूमेंट किसको साइड का कितना है. ओरिजिन इसका अगर ये स्टेच्यू का देखा तो एंशिएंट ग्रीक और रोमन आइकोनोग्राफी से लिया गया था. तो समझ में आ गया होगा, वही है कि लेडी जस्टिस को ब्लाइंड फॉल्डेड था उसको हटा दिया गया, और एक हाथ में स्किल्स तराजू था वो तो है ही, लेकिन लेफ्ट हैंड में कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया.
एक है फाइव आइज नेशंस बैक कनाडा इन रॉ विथ इंडिया। हम पिछले कुछ दिनों से देख ही रहे हैं क्या कि इंडिया और कनाडा का थोड़ा टसन चल रहा है। कुछ कनाडा को आरोप प्रत्यारोप लग रहा है कि इंडिया जो है इसमें शायद वहाँ के कोई मतलब ओरिजिन के तो नहीं है, लेकिन वहाँ का वो सिटीजनशिप लिया था या क्या था, एक गुज्जर हम देख रहे हैं कि मर्डर वो। तो कहीं ना कहीं मतलब कनाडा के गवर्नमेंट का एलिगेशन है कि इसमें इंडिया के गवर्नमेंट का हाथ था। और खुल के मतलब इंडिया के द्वारा तो कहा भी गया है कि आप खुल के दीजिए कि क्या आखिर असली वजह है, आप सबूत दिखाइए कि हाँ हम कैसे इंडिया का के गवर्नमेंट का हाथ है, लेकिन उस तरीके से नहीं गया। और वहाँ थोड़ा डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट, वहाँ थोड़ा डिप्लोमेसी भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन होने वाला था, ये थोड़ा स्ट्रेटेजी भी हो सकता है इस तरीके से। तो जो भी हो, पहले हम ये देखते हैं फाइव आइज नेशंस बैक कनाडा इन रो विथ इंडिया। हम इसमें देखेंगे फाइव आइज नेशंस। तो ये यूके जो थर्ड मेंबर बन गया फाइव आइज एलायंस का, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद। टू बैक कनाडा स्टैंड्स इन ऑन गोइंग डिस्प्यूट। इंडिया और कनाडा का जो लड़ाई हो रहा है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है कनाडा का साइड लेने वाला कौन हो गया है, या अब यूके हो गया, जो कनाडा को इस मतलब इंडिया और कनाडा में जो उसकी तरफ थोड़ा सा झुका है उसका। ये एक मल्टीलेटरल इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है जिसमें 20 डिफरेंट एजेंसी अपने व्यूज़ अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं। इसमें जितने भी हैं कंट्री सब ऑल इंग्लिश स्पीकिंग मेंबर, जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस। एक तरह से इसको ना सीक्रेट कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएस, आइज। इस यहीं से फाइव आइज का टाइटल आया। और ये ना एक साथ जैसे कोई भी सिक्योरिटी पर्पज़ से कोई भी इशूज हो उसको एक साथ कोऑर्डिनेट करता है। कौन? ये फाइव आइज नेटवर्क में जो है। फॉर्मेशन इसका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हुआ था। यूके पहले बना थी यूके यूएस, यूकोसा 1946 में, और कनाडा 1949 में, और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया 1956 में। इसलिए फाइव नेशन और ऑल इंग्लिश है। पार्टनर नेशन, इसके कुछ पार्टनर नेशन के बीच क्या होता है, एक इंटेलिजेंस का एक्सचेंज होता है। वर्ल्ड के मोस्ट टाइटली क्यूट मल्टीकेटर एग्रीमेंट के बीच दोनों सर्विलेंस बेस्ड और ट्रेड होता है, जो भी इंटेलिजेंस होता है। सिगिंट एक्सपेंशन हुई कि लेटर एजेंसी फिर बाद में एक्सपेंड करके कोर ग्रुप में 9 ग्रुप में बना, जिसमें आया 9 ग्रुप 5 था इसमें, जिसमें नीदरलैंड्स, डेनमार्क, फ्रांस और जर्मनी 5+9 जुड़ गया। लेकिन 5 कंट्रीज वो 5 आइज है, 14 है, ग्रुप 20 भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये मतलब ग्रुप ये 5 आइज थोड़ा सा सबसे ज़्यादा उस तरीके से कह सकते हैं कि प्रभावी है, या क्योंकि इसमें जो भी है इफ़ेक्टिव कंट्री यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, तो वो भी इफेक्टिव। फिर बाद में इसका एक्सपेंशन हुआ जिसमें 14 आइज ब्लॉक हुआ। फिर इसमें जिसमें बेल्जियम, इटली, जर्मनी, स्पेन और स्वीडन है। अगर हम इंडिया और कनाडा का रोल का देखें मतलब करंट में क्या है इस, तो इंडिया क्लोज टाई मतलब इससे पहले कनाडा के साथ तो इंडिया का अच्छा ही रिश्ता था। प्रो खालिस्तान एक्टिविटीज़ चल रहा था, उसके वजह से थोड़ा सा हो गया पोटेंशियल मेडिटेटर के रूप में। फिर अगला है काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल NBWL नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के द्वारा 5 इम्पॉर्टेंट रोड स्ट्रेचेस को अप्रूव किया गया, जिसमें 4 जो है काराकोरम से पास होता है। काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के तहत आता है। लोकेशन ये कहाँ, काराकोरम रेंज के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में, ले डिस्ट्रिक्ट, लद्दाख आप कह लीजिए। स्थापना इसको 1987 में हुआ। लेक सेपरेट करता है इंडिया और कंट्रोल टेरिटरी को चाइनीज़ कंट्रोल टेरिटरी से। 3 सेक्टर में, ईस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर, वेस्टर्न। ईस्टर्न सेक्टर हिमाचल प्रदेश, सिक्किम आता है। मिडिल सेक्टर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, और वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख। हम देखे हैं ना क्या कि 5 इम्पॉर्टेंट रोड स्ट्रेचेस पे इसको अप्रूव किया गया, जिसमें 4 लद्दाख, 4 काराकोरम रेंज में पड़ता है। तो यही है ईस्टर्न, मिडिल और वेस्टर्न सेक्टर में।
अब थोड़ा इंडियन नेशनल बोर्ड वाइल्ड लाइफ के द्वारा ये स्टैट्यूटरी ऑफिशियली ये 2003 में आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। पीएम के द्वारा चेयर होता है ये अपेक्स बॉडी है, जो भी वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स हो और जो भी उस तरीके के प्रोजेक्ट हो अप्रूव करना हो या नेशनल पार्क सेंचुरी सब सभी ये मतलब रिव्यू करता है, या कोई भी कह सकते हैं कोई भी डिसीजन लेना हो, एपेक्स बॉडी है। फौना बहुत सारी स्नो लेपर्ड देखने को मिलता है, तिब्बतन एंटीलोप, तिब्बतन वाइल्डस, एवेक्स और ब्लू सीप। एल्टीट्यूड इसको आप इसको मतलब देख सकते हैं साल्टोरो कांगरी पिक पे 1400 मीटर से 75 मीटर में पे ये मतलब ये सब सर्वाइव करते जान में। क्लाइमेट इसको कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट पसंद है, जहाँ हार्श विंटर और लो टेम्परेचर हो। फ्लोरा जैसे हार्डी ग्रास यहाँ स्रब देखने को मिलता है। रिवर श्योक और नुब्रा रिवर यहाँ देखने को मिलता है। अगला हमारा कैबिनेट के द्वारा 3% डियरनेस अलाउंस का हाइक कर दिया गया यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। तो यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया एडिशनल इंस्टॉलमेंट डियरनेस अलाउंस का सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को और डियरनेस रिलीफ पेंशनर को जो भी टू कंपनसेट प्राइस राइज। डीए क्या है, ये एक मैंडेटरी बेनिफिट है जो एम्प्लॉय को दिया जाता है इंडिया, तो ताकि आपके कोस्ट जो बढ़ रहे हैं राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, उससे आप कोप अप कर पाइए, आप उससे थोड़ा सा ड्यू टू इन्फ्लेशन जो होता है। तो ये डी पर्पस ये डी इज इंश्योर द एम्प्लॉय का रियल इनकम रिसीव जो है कांस्टेंट और एटलीस्ट डज नॉट डिक्लाइन डिस्पाइट इन इम्प्लॉय। मतलब ये देने का मतलब कि चाहे जो भी प्राइस राइज हो या इन्फ्लेशन हो, उससे मतलब उसका रियल इनकम पे मतलब कांस्टेंट रहे। कैलकुलेशन जैसे डीए को कैलकुलेट करता है परसेंटेज ऑफ बेसिक सैलरी और बेस्ड होता है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे। फुल्ली टैक्सेबल होता है सैलरीड एम्प्लॉय के लिए और इम्पैक्ट पेंशनर टाइप दो तरह का, वेरिएबल डियरनेस अलाउंस और इंडस्ट्रियल डियरनेस। अगला पीएम दिव्यांश केंद्र, ये डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के द्वारा इनोग्रेट किया गया। ये एलिम को का है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स एंड विजुअल डिसेबिलिटी देहरादून में है। ये एलिमको इनिशिएटिव का पार्ट है जिसकी सोशल जस्टिस एम्प्लॉयमेंट एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री करता था। तो इनिशिएटिव ये डिज़ाइन किया गया जो भी वो सीनियर सिटीजन से जो भी डिसेबिलिटी पर्सन से डिसेबिलिटी उसको सपोर्ट करना, उसको एम्पावर करना फोकस करता खास करके ये विजुअल इम्पेयरमेंट पर। पहला पीएमडी के सेटअप हुआ था पीएम दिव्यांश केंद्र गोवा मेडिकल कॉलेज बैम्बोलियम गोवा में। 46 पीएमडी का अभी ऑलरेडी ओपन है, 36 ऑपरेशनल है। एमओएस मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा डिसाइड किया गया। बहुत सारे सेंटर खोले जाएंगे प्रत्येक 100 किलोमीटर रेडियस में। एलिम को क्या आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये शेड्यूल सी मिनी रत्न कैटेगरी में आता है। सेकेंड में मिनिस्ट्री एमओएस सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री में आता है। रजिस्टर किया गया एज नॉन प्रॉफिट अंडर सेक्शन 8 ऑफ ए कंपनीज एक्ट 100% ऑन होता है गवर्नमेंट के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या है, मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करता है रिहेबिलिटेशन एड्स और फोकस करता है बेनिफिट को मैक्सिमाइज करने। यूनिक मैन्युफैक्चर और प्राइमरी फोकस इसका एडमिनिस्ट्रेशन का होता है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स एंड डिपार्टमेंट फॉर पेंशंस एंड डिसेबिलिटीज़। अगला हमारा इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया 5 इंडिजिनस मल्टीपर्पज़ वेसल जिसका नाम है समर्थक। तो इंडिया ने भी जो एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है समर्थक के लॉन्च के साथ ही। ये पहला वेसल है जो अंडर 2 मल्टी वेसल प्रोजेक्ट था जिसमें है एल&टी शिपयार्ड जहाँ कट्टुपल्ली में लॉन्च किया। इंडियन नेवी के द्वारा 15/2024 को कंस्ट्रक्ट किया गया एल&टी शिपयार्ड कट्टुपल्ली के द्वारा एलिगमेंट नेशनल इनिशिएटिव के साथ इसका एलिगमेंट है और ये आत्मनिर्भर भारत का एक हिस्सा में है। इंडिया के इंडिजिनस शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी को बूस्ट करना है। वेसल का डिटेन लार्जेस्ट लेंथ इसका 106 मीटर विथ 16.8 मीटर है। मैक्सिमम इसके स्पीड इसका 15 नॉट है और नाम का मतलब सपोर्टर होता है समर्थक।
और फंक्शन इसका यही है, शिप को टॉ करना, टारगेट को लॉन्च या रिकवर करना, अनमैनुअल ऑटोनोमस व्हीकल को ऑपरेट करना, इंडिजिनस वेपन और सेंसर को टेस्ट करना, मैरीटाइम सर्विलेंस और पेट्रोलिंग को अंडरटेक करना, रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च को ऑपरेशन को देखना, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ देना और एज ए सपोर्ट प्लेटफॉर्म के रूप में काम करना। तो ये था हमारा आज का। हमने 5 आइज नेटवर्क देखे, काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखे, समर्थक ये इंडिया के द्वारा वर्चुअल लॉन्च किया गया ये देखे, और पीएम दिव्यांग केंद्र देखे। यही 3-4 हमारा टॉपिक था क्या। और कैबिनेट के द्वारा 3% डियरनेस अलाउंस हाइक दिया गया है किसी यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा। यही तो था हमारा 3-4 टॉपिक। और एक हमारा था लेडी जस्टिस में कुछ नया स्टेच्यू हुआ है जिसमें लेफ्ट हैंड में कॉन्स्टिट्यूशन देगा और ब्लाइंड फोल्डेड जो था उसको रिमूव कर देगा। और 5 आइज नेटवर्क हम देखे तो इसमें हम 9 और 14 आइज भी देखेंगे। 9 में हमने क्या देखे थे, 9 में नीदरलैंड, डेनमार्क, फ्रांस और जर्मनी, नॉर्वे जुड़ा था। और 14 फिर उसमें 9+5 इन बेल्जियम, इटली, जर्मनी, स्पेन और स्वीडन देखा था। तो थोड़ा सा ये जो भी इस तरीके के इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, 5-9, G20, G15, G18, इस G15 सॉरी G18 नहीं, तो ये सब थोड़ा सा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसके हेड क्वार्टर और कितने कंट्री, कौन कौन कंट्री इंडिया का पार्ट है या नहीं, ये सब थोड़ा सा देखना थोड़ा इम्पोर्टेंट बनता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, स्टे हैप्पी।